गुरुकुल शिक्षण पद्धति के 4 आधार स्तंभ हैं जो कि पुराने काल से चले आए, प्राचीन भारत के काल से चले आए, जिसमें से एक था वाचन, दूसरा था मनन, तीसरा था चिंतन और चौथा था अनुप्रयोग। मतलब पहले पढ़ाते थे, फिर उसके बाद उसे रिकॉल करना, मतलब उसे पुनरावृत्ति कराते थे, फिर उसके बारे में चिंतन करवाते थे कि उसके बारे में सोचना कैसे है, कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है जो पढ़ाया गया है, और आखिरी में जिस चीज का इस्तेमाल होता है उसका बोलते हैं अनुप्रयोग, मतलब उसका कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे जीवन को सुधारने के लिए। तो ये चार पैरों वाली आधारशिला है। लेकिन मैकॉले की जो सिस्टम थी उसमें सिर्फ आपको क्लर्क बनाया जाता है, केवल लिपिक बनाया जाता है। इन्होंने हमारे शिक्षा पद्धति को लंगड़ा बना दिया और वही चीज आज तक चली आ रही है। सन 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था और वुड्स डिस्पैच के अंदर ये बात साफ साफ बताई गई थी किस तरीके से भारत के लोगों को हमें गुलाम बनाए रखना है। और वही चीज आगे जाकर के फिर कंटिन्यू 1917 का मेरे दोस्त ने अभी उदाहरण भी दिया था, लेकिन उसका बीच वहां पे आधार पर हमने राज्यों की निर्मित की और अब हम भाषा के आधार पर शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र की सरकार हर साल कई हजारों मराठी माध्यमिक स्कूलों को बंद कर रही है। तो एक जगह आप बोलते हो कि भाषा को बढ़ावा दो और दूसरी जगह आप स्कूलों को बंद कर रहे हो। हमारे देश का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, उसका हम कितने प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं शिक्षा के लिए? कोई बता सकता है? केवल 3%, उतना भी नहीं। क्यों? इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ रहे हैं। चाइना, जापान, अमेरिका जैसे देशों में 10-10% के ऊपर अगर इस्तेमाल किया जाता है, हम केवल 100 में से 3 रुपए इस्तेमाल करें शिक्षा को। क्या ये न्याय है? देश युवाओं का और युवाओं की शिक्षा की खर्चा नहीं, ये कैसा न्याय नहीं है? देश युवाओं का है और देश युवाओं की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास में, शिक्षकों की पगार नहीं करते। ये बात सच्चाई है, कुछ नहीं किया है। आप बात करते हो वोकेशनल ट्रेनिंग की, आप बात करते हो प्रैक्टिकल एजुकेशन की। पिछली नीति में ये सब बातें नहीं थी। कैसे खैरात में प्रैक्टिकल के मार्क मिलते हैं ये शिक्षकों को भी मालूम है और विद्यार्थियों को भी पता है। कुछ लोगों ने कहा कि हम मनोगत व्यक्त करेंगे। जो लोग देश की सदन में अपने साइड में बैठने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनते, उस पर कुर्सी फेंकते हैं, उस पर कागज फेंकते हैं, फिर सदन में संसद में लड़ने वाले लोग आपस में इस सच में ऐसा करेंगे, हमारी बात सुनेंगे क्या? इस पर विचार करें। कई सारे मुद्दे सामने रखे मेरे काबिल दोस्तों ने, लेकिन सभी का ज्यादातर जो ध्यान था वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के परसेंटेज पर था। जब मैंने ये बात सबसे पहले कही तो मेरा इस बात में कोई मंशा नहीं थी कितने प्रतिशत खर्च होता है, 3 हो 4 हो कितना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि उसमें से भी आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो। 3% देने के बावजूद भी अगर 50% ही उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो कहाँ का न्याय है? आप 6% तक लेकर जाकर के सिर्फ 3% शिक्षा पे खर्च कर रहे हो, उनके न्याय विद्यार्थियों के साथ नहीं। मुझे बात याद आती है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की। यहाँ पर मैं सरकार की नीति के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, उनसे उनकी नीयत के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत करते समय ये बात कही थी कि देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और देश का संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो अच्छे लोगों की जरूरत है, अच्छी नीयत की जरूरत है। नीति आप कितनी भी अच्छी बना, उससे कोई फायदा नहीं। अगर हमारे देश की शिक्षा का स्तर हमें बढ़ाना है तो हम शिक्षकों को और विद्यार्थियों को मिलकर काम करना होगा, ताकि जन गण मन में, जो कि हमारे देश का राष्ट्रगान है, उसमें हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों का सम्मिलित हो, और साथ ही साथ हम सब मिलकर के इस देश को बनाए भारत भाग्य विधाता। जय हिंद, जय भारत।